नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे मैनचेस्टर हमले में हुए गिरफ्तार संदिग्धों के तार किस देश से मिल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन पर G7 सम्मेलन में कैसे ट्रंप पड़ गए अलग थलग, क्या ट्रंप के दामाद भी हैं FBI के निशाने पर, देखेंगे कैसे महिला चैनल अफगानिस्तान में बदल रहा है महिलाओं का जीवन, और जानेंगे वेनेजुएला में वायलिन के जरिए सत्ता के कानों तक अपनी आवाज किस तरह से पहुंचाई गई है। लेकिन इन सब से पहले आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। ब्रिटेन के मैनचेस्टर को आतंकियों ने किया लहूलुहान, आत्मघाती हमले में 22 की मौत। IS ने ली हमले की जिम्मेदारी, आतंकी खतरे के स्तर को बढ़ाकर उच्चतम स्तर पर किया गया। G7 देशों के शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर साझा घोषणा पत्र जारी करने की कोशिश नाकाम। डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस संधि पर अगले हफ्ते फैसला लेने का किया ऐलान। नाटो की बैठक में ट्रंप ने फिर की सदस्य देशों से पर्याप्त वित्तीय मदद न मिलने की शिकायत। फिलीपींस के मरावे शहर में IS के आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने लगाया मार्शल लॉ, बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं पलायन। लीबिया में उथल-पुथल, राजधानी त्रिपोली में सशस्त्र समूहों के बीच भीषण संघर्ष। ईसाइयों पर हमले के जवाब में मिस्र ने लीबिया में आतंकी शिविरों पर किए कई हवाई हमले। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में एक शख्स ने वायलिन को बनाया अपना हथियार। वायलिन पर धुनें बजाकर दर्ज किया विरोध, सुरक्षा बलों ने तोड़ा वायलिन। मैनचेस्टर हमले को पहले लोन वुल्फ यानी अकेले हमलावर की बात की जा रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। अब तक 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्रिटेन पुलिस हमले के पीछे के जिहादी नेटवर्क की तलाश में जुटी है। रात का करीब 1:30 बजा था। मैनचेस्टर अरीना स्टेडियम में पॉप स्टार अरियाना ग्रांडे की संगीत की महफिल गहराती रात के अंधेरों पर भारी पड़ रही थी। कॉन्सर्ट खत्म हो चुका था। सुर साधना में डूबे लोग अपने अपने घरों का रुख करने ही वाले थे कि तभी दरवाजे से कोई अंदर आया और एक जोरदार धमाका हुआ। खुशियां और मौज मस्ती मातम में तब्दील हो गई। भयावह मंजर, इधर उधर बिखरी लाशें, घायल पड़े बेगुनाह, चीखते पुकारते और भागते लोगों का हुजूम। इनकी खता बस इतनी सी थी कि ये अपनी जिंदगी में खुशियां भर लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें यानी आतंकियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं। इंसानियत को चूसते इस हमले ने 22 लोगों को लील लिया, जबकि 59 लोग घायल हो गए। We went outside and we saw too many people running and crying and some parents looking for their daughter or their children. Explosion or something, and I went to see what's going on, and I saw the people on Manchester Arena and Victoria Station running, screaming. ये आत्मघाती हमला था और हमलावर 22 वर्षीय सलमान आब्दी की मौके पर ही मौत हो गई। आब्दी मैनचेस्टर में ही पैदा हुआ था और उसके लीबियाई माता पिता लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के शासन में भागकर ब्रिटेन आए थे। खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पहले अकेले हमलावर की बात की जा रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। अब तक 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्रिटेन में आतंकी खतरे के स्तर को बढ़ाकर उच्चतम स्तर पर कर दिया गया है, यानी स्थिति गंभीर है और आतंकी हमला होने की आशंका है और आतंकी हमले की चेतावनी जारी की गई है। सभी मुख्य स्थानों की सुरक्षा बढ़ाते हुए सेना की तैनाती की जा रही है। सड़कों पर भी सेना के जवान गश्त करेंगे। पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में रखे जाने की पुष्टि की है। संयुक्त आतंकवाद विश्लेषण केंद्र ने आतंक के खतरे को गंभीर करार देते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्रिटिश गृह मंत्री के अनुसार आब्दी हाल ही में लीबिया से लौटा था। ब्रिटेन पुलिस ने फ्रांस के गृह मंत्री को आब्दी के कुछ समय के लिए सीरिया में रहने की बात भी बताई है। पुलिस हमले के पीछे के जिहादी नेटवर्क की तलाश में जुटी है। ब्रिटेन इस बात से बहुत निराश है कि अमेरिकी मीडिया ने ब्रिटिश जांच प्रक्रिया से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां प्रकाशित कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने घटनास्थल की कई तस्वीरें प्रकाशित की, जिनमें बम के बचे हुए हिस्से की तस्वीरें भी शामिल थीं।
दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार पर कुछ लचक भी दिखाई, लेकिन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अमेरिका का रुख बिल्कुल अलग रहा। इटली के शहर सिसिली में आयोजित हुए G7 सम्मेलन में दुनिया के 7 अमीर देशों के नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन पर एक साझा बयान जारी करने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। समूह के 7 में से 6 देशों ने पेरिस संधि का पालन करने को लेकर अपना संकल्प दोहराया, मगर अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया। मतभेद इतने गहरे थे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना संवाददाता सम्मेलन किए निकल गए और बाद में ट्विटर पर लिखा कि वे पेरिस संधि के बारे में अगले सप्ताह फैसला करेंगे। हालांकि ट्रंप ने एक वक्त में ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को धोखा बताते हुए इस संकट को ही रफा दफा कर दिया था। वे पेरिस संधि से अलग हटने की धमकी भी दे चुके हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मैर्केल ने अमेरिका के रुख पर निराशा प्रकट की है। जलवायु पर हुई पूरी चर्चा बहुत मुश्किल थी, बहुत असंतोषजनक। अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अमेरिका पेरिस संधि को मानेगा कि नहीं। मतभेद होते रहते हैं, इस बार वो जलवायु को लेकर हुए और मुझे लगता है कि हम इसे दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जंग और वैश्विक व्यापार पर सहमति बनी। घोषणा पत्र में वैश्विक व्यापार मुद्दे पर संरक्षणवाद को समाप्त करने को लेकर भी सभी देश एक राय दिखे। आतंकवाद पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने इंटरनेट और सोशल मीडिया से जिहादी प्रोपेगेंडा सामग्री को हटाने की मांग की। हालांकि इटली की इच्छा के बावजूद शरणार्थियों का मुद्दा सम्मेलन में गंभीरता से जगह नहीं बना पाया। आयोजन स्थल शरण की तलाश में समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों की समस्या को उजागर करने के लिए ही चुना गया था। ब्रसेल्स में नाटो सम्मेलन में सदस्य देशों की उम्मीदों को तब झटका लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाटो के प्रति अपने चुनाव प्रचार के दौरान की तल्खी ब्रसेल्स में पहली बैठक में भी बरकरार दिखी। इस्लामी आतंकवाद से निपटने में नाकामी के चलते ट्रंप ने नाटो को बेकार बताया, सदस्य देशों पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया और असमान वित्तीय सहयोग को लेकर भी ट्रंप ने अपनी नाराजगी दिखाई। अंदाज भले ही सख्त ना रहा हो, लेकिन उल्हाना वही पुराना था कि नाटो कमजोर हो रहा है क्योंकि उसे जरूरी वित्तीय संसाधन नहीं मिल पा रहा है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो के सदस्य देशों के नेताओं को ब्रसेल्स में सीधे सीधे खरी खोटी सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं उठा रहे। कई देशों की तो बीते सालों की ही भारी रकम बकाया है। 28 में से 23 सदस्य अभी भुगतान नहीं कर रहे हैं। जो उनके जिम्मे है उन्हें करना चाहिए। कई पूर्वी यूरोपीय देश रूसी आक्रामकता को लेकर काफी चिंतित है और ट्रंप की ओर से इस मौके पर आर्टिकल 5 के लिए पूरा समर्थन जताए जाने की उम्मीद कर रहे थे, जिन्हें निराशा हाथ लगी है। पूर्व में नाटो को पुराना पड़ चुका संगठन बता चुके ट्रंप ने इस मौके पर भी उस बयान को बदलने या नाटो के साथ अपने उलझते संबंधों को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की। ट्रंप ने एक बार फिर से खुलकर सार्वजनिक रूप से नाटो का समर्थन नहीं किया। नाटो को उम्मीद थी कि वे भी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह एक के लिए सब और सब के लिए सबका सामूहिक रक्षा सिद्धांत दोहराएंगे। इस पर सफाई देते हुए व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप का बैठक में शामिल होना ही इस सिद्धांत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जाहिर करता है। राष्ट्रपति के इन बयानों के कारण नाटो में नए तरह का तनाव देखा जा रहा है। जर्मनी देश के एकीकरण में नाटो की भूमिका को भूल नहीं सकता है। हम अपनी सुरक्षा, एकता, साझी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। नाटो सदस्य देशों के असमान वित्तीय सहयोग को लेकर ट्रंप ने हमेशा ही ऐतराज जताया है। 2016 में नाटो के 28 सदस्य देशों में से केवल 5 ने ही अपनी जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करने की शर्त को पूरा किया है। ये देश थे अमेरिका, ग्रीस, ब्रिटेन, एस्टोनिया और पोलैंड। जल्दी इस समूह में मॉन्टेनेग्रो भी शामिल होने वाला है। फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में सेना और विद्रोहियों के बीच चल रही भीषण लड़ाई के बीच राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटर्टे ने देश के इस दक्षिणी द्वीप में मार्शल लॉ घोषित करते हुए देश भर में इसके विस्तार के संकेत दिए हैं। सुनसान गलियां, दुकानों पर लटकते ताले और सड़कों पर गश्त करती बख्तरबंद गाड़ियां। फिलीपींस में मिंडानाओ प्रांत के मरावी शहर में इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों के घुसने के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। आतंकी संगठन अबू सय्याफ के सरगना इस्निलोन हैपिलिन को गिरफ्तार करने के लिए एक अपार्टमेंट पर छापा मारा तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया।
आतंकियों ने मरावी शहर के प्रमुख सड़कों और पुलों पर कब्जा कर लिया है, कई इमारतों में आग लगा दी है, 1 दर्जन से ज्यादा कैथोलिक लोगों को बंधक बनाया और ISIS का झंडा फहराया। इसके बाद सेना के टैंकों ने शहर में प्रवेश किया। रूस का दौरा बीच में छोड़कर लौटे राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले दक्षिणी शहर में मार्शल लॉ घोषित करते हुए देश भर में इसके विस्तार के संकेत दिए हैं। मैं समझता हूं कि लुजोन में ISIS ने पैर जमा लिया है और जनता को बचाने के लिए मैं पूरे देश में मार्शल लॉ लगा सकता हूं। इस्निलोन हैपलिन को अमेरिका ने वांछित आतंकवादियों की सूची में डाला हुआ है और उस पर $50 लाख का इनाम घोषित है। अरबी भाषी इस्लामिक उपदेशक हैपलिन को कमांडो हमला करने के लिए जाना जाता है। हैपलिन ने 2014 में IS को समर्थन दिया था। हैपलिन अबू सय्याफ आतंकवादी समूह का कमांडर है और जनवरी में सेना के एक हवाई हमले में घायल हो गया था। हजारों लोग शहर छोड़कर चले गए हैं। शहर के ज्यादातर हिस्सों को सील कर दिया गया है, फिर भी परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आतंकवादियों ने घर के बाहर कब्जा जमा रखा है। हमें अपने बच्चों को भी बचाना है। एशिया के सबसे बड़े रोमन कैथोलिक देश फिलीपींस के संविधान के अनुसार हमला या विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति को केवल 60 दिन के लिए मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार है। संसद को मार्शल लॉ लागू करने के आदेश को 48 घंटों में रद्द करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधता की समीक्षा कर सकता है। फिलीपींस में सक्रिय अबू सय्याफ ग्रुप SG का गठन 1990 के दशक के प्रारंभ में हुआ था। अबू सय्याफ को अपहरण, बम विस्फोट और सिर कलम करने जैसी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहने के लिए जाना जाता है। राजशाही के खात्मे के बाद से ही नेपाल में राजनीतिक स्थिरता का अभाव रहा है। नेपाल के लोकतंत्र में अवसरवाद की राजनीति हावी रही। 2 दशकों में पहली बार देश में हो रहे स्थानीय स्तर के चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने दिया इस्तीफा और अब नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा बन सकते हैं नए PM। राजशाही के खत्म होने के बाद से अब तक नेपाल के लोकतंत्र में अवसरवाद की राजनीति हावी रही है। इसलिए सत्ता की चाबी कभी नेपाली कांग्रेस तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के हाथ में रही। 9 महीने पहले CPN ने ओली सरकार को गिराकर कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे नेपाली कांग्रेस और CPN माओवादी हाथ मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए थे। गठबंधन दलों को किए वायदे के मुताबिक उन्होंने स्थानीय चुनाव के पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। दरअसल समझौते के तहत फरवरी 2018 में संसद के होने वाले चुनाव तक दोनों दलों को बारी बारी से सरकार का नेतृत्व करना है। प्रचंड को स्थानीय चुनावों तक पद पर बने रहना था और बाकी के 2 चुनाव शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में होने हैं। प्रचंड की पहली बड़ी राजनीतिक सफलता ये है कि पिछले करीब 20 साल से नेपाल में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए थे। पिछली 14 मई को स्थानीय निकाय चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। PM पुष्प कमल दहल के कार्यकाल की जितनी सफलताएं थीं, उतनी ही नाकामियां प्रधानमंत्री के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल में रहीं। साल 2015 में नेपाल में नए संविधान को लागू किया गया था, लेकिन नए संविधान में सही प्रतिनिधित्व न मिलने की शिकायत लेकर मधेशियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रचंड ने प्रधानमंत्री बनते वक्त कहा था कि वो संविधान में संशोधन करके मधेशी दलों को राजनीतिक मुख्यधारा में ले आएंगे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके हैं। अब 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। अब अगर देउबा नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी सफलता का दारोमदार इस पर रहेगा कि वो संविधान संशोधन संसद में पारित करवा पाते हैं या नहीं। पूर्वी सीरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के हवाई हमले में IS आतंकियों के रिश्तेदार समेत 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 40 बच्चे भी शामिल हैं। हवाई हमला डेर अल जोर प्रांत के मयादीब शहर में IS के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से करीब 100 की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसे देखते हुए मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी बारिश और बाढ़ के हालात और खराब हो सकते हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 1970 के बाद पहली बार ऐसी भारी बारिश देखी गई है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में एक बार फिर भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस देश में नई सैन्य वृद्धि और मौजूदा राजनीतिक गतिरोध पर चिंता जाहिर की है।
आईएस से निपटने में अलग अलग सरकारों और समूह में बटे लड़ाकों के बीच सहमति न होने के कारण आतंकियों से पूरी तरह निपटना संभव नहीं हो पा रहा है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में एक बार फिर भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। इस बार की झड़प फैजल सर्राज के नेतृत्व वाली जीएनए यानी राष्ट्रीय समझौता सरकार की सेना और खलीफा घवेल की अगुवाई वाली राष्ट्रीय मुक्ति सरकार यानी एनएसजी के लड़ाकों के बीच हो रही है। एनएसजी की स्थापना त्रिपोली में 2014 में हुई थी, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त नहीं है। हालांकि कई स्थानीय नेता उसके पक्ष में हैं। एनएसजी का प्रभाव पश्चिमी इलाके में है। इन दोनों के अलावा खलीफा हफ्तार के नेतृत्व में लीबिया में एक और समानांतर सरकार चल रही है। इसका केंद्र तोब्रुक में है। हफ्तार की सेना प्रमुख तेल बंदरगाहों को नियंत्रित करती है। ये सरकार जीएनए और एनएसजी दोनों का विरोध करती है। दरअसल 2014 में संसद का चुनाव हुआ था, लेकिन सत्ता पर काबिज लोगों ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। तब खलीफा हफ्तार ने तोब्रुक सरकार बना ली। यूएन की मध्यस्थता से प्रधानमंत्री की अगुवाई में एकता सरकार के लिए समझौता हुआ, जिसके तहत 9 सदस्यीय राष्ट्रपति परिषद का गठन हुआ। सराज मार्च 2015 में त्रिपोली आए और विभिन्न लड़ाकों का समर्थन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नियंत्रण पूरी तरह से त्रिपोली में अब तक नहीं हो पाया है। राष्ट्रपति परिषद में मतभेद देखे जा रहे हैं। 2 सदस्यों ने इसका लगातार बहिष्कार करने के बाद हफ्तार खेमे में चले गए हैं, जबकि एक ने इस्तीफा दे दिया है। लीबिया में तख्ता पलट के बाद मुअम्मर गद्दाफी के आयुधशालों से लूटे हथियार आसानी से मिल जाते हैं। यही वजह है कि आईएस के आतंकी आसानी से यहाँ पैर जमा लेते हैं। पश्चिमी देश इन्हें खदेड़ने के लिए कई हमले कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग सरकारों और समूह में बंटे लड़ाकों के बीच सहमति न होने के कारण आतंकियों से पूरी तरह निपटना संभव नहीं हो पा रहा है। मिस्र ने कॉप्टिक ईसाइयों पर हुए जानलेवा हमले के जवाब में लीबिया में आईएस के ठिकानों पर हमला किया है। जेरेना में चरमपंथी प्रशिक्षण शिविरों पर 6 हमले किए गए। इससे पहले मध्य मिस्र में ईसाई श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस पर बंदूकधारियों ने हमला किया था, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कश्नर ने रूस के साथ गोपनीय बातचीत की संभावनाओं की तलाश की थी। मीडिया की माने तो जेरेड कश्नर ने दिसंबर में एक मुलाकात के दौरान गुपचुप व्यवस्था बनाने को लेकर बात की थी। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की व्यापक जांच में एफबीआई ने कश्नर को भी शामिल किया है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति टेमर के इस्तीफे की मांग के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आम चुनाव जल्द कराने की मांग भी की। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेमर के खिलाफ जांच शुरू किए जाने के आदेश के कुछ घंटों बाद देश भर में ये प्रदर्शन शुरू हो गए। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान के उस समाज की जहां मर्द के आगे औरत की आवाज को दबा दिया जाता है। वहां पहला महिला चैनल शुरू कर इन महिलाओं ने अपनी आवाज को और बुलंद किया है। अफगानिस्तान के रूढ़िवादी पुरुष सत्तात्मक समाज पर यह चैनल और उसमें दिखाई जाने वाले संगीत, सीरियल, ड्रामा, टॉक शो इस सोच पर करारी चोट हैं। रिश्तेदारों का तंज, समाज का ताना और तालिबान का खतरा, लेकिन इनके हौसलों और जज्बों के आगे सारे खतरे खौफ खाने लगते हैं। इनका मानना है कि जब देश और समाज को बदलने का बीड़ा उठाया है तो खतरों से क्या डरना है। जिस समाज में मर्द के आगे औरत की आवाज दबा दी जाती हो, जहां लड़कियों की तालीम पर पाबंदी हो, जहां बेपर्दा निकलना गुनाह माना जाता हो, वहां की महिलाओं को एक बेहतरीन तोहफा मिला है। देश में पहला महिला चैनल शुरू किया गया है। खास बात यह है कि इस चैनल को पूरी तरह से महिलाएं ही चलाती हैं। चैनल के एंकर तो महिला है ही, साथ ही प्रोड्यूसर, कॉपीराइटर, मेकअप वुमेन भी महिलाएं हैं। तालिबान का कट्टरपंथ झेल चुके अफगानिस्तान के लिए ये चैनल किसी उपलब्धि से कम नहीं है। वुमेन्स टीवी नाम का ये चैनल आम अफगानी शहरी की जिंदगी में कई बदलाव ला रहा है। जहां पहले यहाँ के लोग जंग, धमाका और तालिबान से जुड़ी खबरें देखते रहते थे, अब उन्हें संगीत, सीरियल, ड्रामा, टॉक शोज और कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। हम महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं और उनकी आवाज़ बन सकते हैं। इससे पता चलता है कि महिलाएं काम करने के लायक हैं। इस चैनल में काम कर बेहद खुश हैं। देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं के हक को लेकर वाकिफ नहीं हैं। इसके जरिए लोगों को जागरूक करेंगी।
विमेंस टीवी हालांकि महिलाओं के लिए है, लेकिन इसे हामिद समर नाम के व्यापारी ने शुरू किया है। चैनल में अभी 16 पुरुष टेक्नीशियन ग्राफिक्स, कैमरा और एडिटिंग के लिए रखे गए हैं, जो शुरुआती दिनों में महिला साथियों को ट्रेन करेंगे। चैनल में काम करने वाली कई महिलाओं को घर वालों ने मीडिया में काम करने की इजाजत भी नहीं दी थी। इसके बावजूद वे मीडिया की फील्ड में आई हैं। काबुल में अभी करीब 40 टीवी चैनल हैं। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ अप्रैल से ही प्रदर्शनों का दौर जारी है। वेनेजुएला में प्रदर्शनकारियों ने सत्ता के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए संगीत को चुना। इन प्रदर्शनों में एक वायलिन बजाने वाले युवक की चर्चा वेनेजुएला में सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। सुरक्षा बलों की बंदूकों की तड़तड़ाहट के सामने जब आवाम की चीख पुकार और गुस्सा बेबस हो गया, तो वेनेजुएला में प्रदर्शनकारियों ने सत्ता के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का नायाब तरीका निकाला। ये आवाज थी संगीत की, सुर और ताल की। संगीत की लय में लोग ऐसे खींचे चले आए कि सरकार को लगा कि प्रदर्शन का हथियार बने वायलिन पर अगर काबू नहीं पाया गया तो काफी देर हो जाएगी। बस क्या था, सुरक्षा बल काराकस की सड़कों पर सायरन, दहाड़ती बख्तरबंद गाड़ियों की आवाज पर भारी पड़ती वायलिन की धुन को दबाने के लिए निकल पड़े। आंसू गैस के गोले उनके जज्बे का इम्तिहान ले रहे थे। खुद को बचाने के लिए कई ने वायलिन को ही ढाल बना लिया, लेकिन वुली आर्टेगा थे कि इन पर आंसू गैस भी अपना कमाल नहीं दिखा पा रहा था। आर्टेगा का हौसला सुरक्षा बलों को मुंह चिढ़ा रहा था। सुरक्षा बलों ने पहले वायलिन की तार छीनी, लेकिन आर्टेगा भी अपनी धुन में पक्के थे और वायलिन हाथ से गिरने नहीं दिया और वाद्य यंत्र पर उंगलियों को और तेजी से फेरने लगे। तभी पुलिसकर्मी ने उनके हाथ से वायलिन छीन लिया और वे गिर पड़े। उनके पैर में चोट लगी। हालांकि मांगने पर सुरक्षा बलों ने टूटा हुआ वायलिन उन्हें लौटा दिया। बुधवार रात वेनेजुएला में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो भीगी आंखों के साथ हाथों में टूटे हुए वायलिन लिए नजर आ रहे हैं। मोहक धुन के चलते आर्टेगा के बन चुके हजारों प्रशंसक अब उनके लिए वायलिन खरीदने के पैसा जुटाने में मदद करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए किसी से चंदा लेने से इनकार कर दिया है। वेनेजुएला में अप्रैल महीने से लगभग हर दिन सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और कम से कम 55 लोगों की प्रदर्शन में हो रही हिंसा में मौत हो चुकी है। वेनेजुएला के गहराते आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण महंगाई दर चरम पर है। अपराध में बढ़ोतरी हुई है। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं। पिछले दिनों सिडनी ओपेरा हाउस और दूसरे ऐतिहासिक स्थल रंगों के समुद्र में डूबे दिखे। आप उठाइए इन रोचक झलकियों का लुत्फ। हमें और हमारी पूरी खबर दुनिया की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।